Hello students. So let's proceed with the change in the sectors after independence to 1991. तीन सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शरी दैट इज फॉरेन ट्रेड सेक्टर. इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं आई कंसिडर. अभी 3 लेक्चर्स हमें और चाहिए, दैट मीन्स लेक्चर 2, 3 एंड 4. बाकी जब हम करेंगे तो पता चलेगा. लेट्स डू द एग्रीकल्चर सेक्टर फर्स्ट. क्या क्या चेंजेस इंडियन इकोनॉमी में इस सेक्टर में नजर आए. पेज नंबर 20. पेज नंबर 20. The first 7 5-year plans covering the period between 1950 to 1990 attempted to achieve the above stated goals and had a considerable effect on the agriculture, industrial and foreign trade of the country. The effect on these sectors have been discussed below. Number 1, agriculture sector. The policy makers of independent India addressed the issues of low agriculture productivity during colonial rule through land reforms and promoting the use of high-yielding variety seeds. It resulted in green revolution in Indian agriculture. सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए. रिफॉर्म्स मतलब नए चेंजेस आए, नई चीजें लाई गई. It primarily refers to change in the ownership, land reforms, change in the ownership of land holdings. The land reforms include the following steps taken by the government. Number 1, abolition of intermediaries. फार्मर्स को सीधा कंज्यूमर्स के साथ जोड़ दिया गया. फार्मर्स को सीधा मार्केट के साथ जोड़ दिया गया और बीच में जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो हटा दिए गए. उनके हटने से क्या हुआ, फार्मर्स के प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो गए और कंज्यूमर्स को कम प्राइस पे चीजें मिलनी शुरू होगी क्योंकि बीच में से कमीशन गायब हो गई. The zamindari system was abolished. Ownership rights were passed to the actual tiller of the land. तो इससे लगान सिस्टम भी खत्म हो गया. This helped to curb the exploitation of the actual tiller, that is farmer, at the hands of the owner, that is the zamindar. Second, रेगुलेशन ऑफ रेंट. अगर कोई फार्मर किराए पे जगह लेके प्रोडक्शन कर रहा है तो रेंट पर स्टॉपेज लगा दी गई, रेगुलेशन, कि आप इससे ज्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकते फार्मर से. टू रेगुलेट एंड टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एक्सटॉर्शंस, एक्सटॉर्शन मतलब धमकाना, फ्रॉम द कल्टिवेटर्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट. मैक्सिमम सीलिंग विद रिगार्ड वाज रेंट वाज फिक्स्ड, अंडरलाइन फिक्स्ड. इससे ज्यादा आप रेंट चार्ज नहीं कर सकते. जनरली दीज आर सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1/3 ऑफ द क्रॉप वैल्यू. तो जितनी जगह पर फॉर एग्जांपल 1 लाख की प्रोडक्शन हो रही है उसका 1/3 33,000 रेंट फिक्स हुआ पर मंथ नहीं. जब शुरू हुई प्रोडक्शन, जब प्रोसीजर शुरू हुआ टिल प्रोडक्शन खत्म हुई, उसका रेंट 1/3 33% से ज्यादा नहीं होगा. Consolidation of lands, consolidation of holding. What was that? एक फार्मर है, उसके पास थोड़ी जगह यहाँ पर है, थोड़ी, फॉर एग्जाम्पल he has this much in A, this much in B, this much in C, this much in D. अब प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे पास ये 4 जगह है, आई एम अ फार्मर. यहाँ पर मुझे अलग वर्कर रखने पड़ेंगे, यहाँ जाके मुझे फिर काम करना पड़ेगा. यहाँ पे ध्यान रखने के लिए मैं अपनी वाइफ को या अपने किसी पर्सन को रखूंगा, वर्कर रखूंगा तो सैलरी देनी पड़ेगी. फिर मेरे को वाटर 4 अलग अलग जगहों पे चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी 4 अलग जगहों पे चाहिए. तो व्हाट गवर्नमेंट सेड इज लाइक दिस इज 100, दिस इज 100, दिस इज 50, दिस इज 50 स्क्वायर यार्ड और वट एवर, 50 यूनिट्स ऑफ लैंड. गवर्नमेंट ने कहा ये चारों लैंड आप मेरे को दे दो और आप अलग जगह पे ई लैंड ले लो, 100, 150, 50, that is 400. See कितना बेनिफिट मिलेगा. This is consolidation of land holding. What is consolidation of land holding? लैंड होल्डिंग्स को इकट्ठा कंसोलिडेट कर दिया गया.
To overcome the problem of fragmented holdings, this is fragmented, अलग अलग पड़ी हुई हैं, steps were taken to consolidation of holdings. By the year 2004, more than 1633 lakh crores of hectare of land was brought under consolidation. So now farmers can enjoy a full consolidated holding at one place instead of several small holdings scattered at different places. Ceiling on land holdings, जो रिच फार्मर्स हैं, बहुत बड़े बड़े फार्मर्स, उनके पास ऑप्शन क्या होता था? सीलिंग, कि वो कहीं भी जगह लैंड ले सकते हैं. गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लगा दिए कि आप इससे ज्यादा लैंड नहीं ले सकते. दिस इज द मैक्सिमम लैंड यू कैन होल्ड. A ceiling or a maximum limit was imposed on the land holdings belonging to a particular family to promote equitable distribution of land holdings. These are the land reforms. I'm giving you a minute. What are the changes they have made? Intermediates को हटाया गया, रेंट रेगुलेट कर दिया गया, होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर दिया गया और होल्डिंग्स की सीलिंग कर दी गई. मैक्सिमम सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, मैक्सिमम सीलिंग ऑन रेंट, कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग्स एंड abolition of the brokers, intermediaries. Giving you 1 minute to read out the answer. Speed up. Okay, moving on. Green Revolution. What is Green Revolution? आपने मेजॉरिटी ने सुना होगा, ये पहले पढ़ा हुआ है आपने छोटे क्लासेस में. इंडिया इकोनॉमी में, इंडिया के अंदर 1960 से 1980 ये 20 साल ग्रीन रेवोल्यूशन आई. एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर गई. पहले 10 साल कुछ क्रॉप्स, कुछ स्टेट्स, 1960 टू 1970 वीट, राइस, पंजाब वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश के रीजन में, यहाँ पर फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की यूजिंग HYV सीड्स. व्हाट आर HYV सीड्स? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. बट 70 टू 80, 10 साल के बाद ये सभी क्रॉप्स की प्रोडक्शन सभी स्टेट्स में मूव कर गई और 1980 के बाद इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से. बट उसके 1990s के पास डिसएडवांटेजेस नजर आने शुरू हुए. सो आई रिपीट, एग्रीकल्चर बिल्कुल स्टेगनेट था इंडिपेंडेंस के टाइम पे. पॉलिसीज चेंज की, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, सेल्फ सफिशिएंट. उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स किए गए. लैंड रिफॉर्म्स के बाद 1960 टू 1970 ग्रीन रेवोल्यूशन आई. कुछ क्रॉप्स कुछ स्टेट्स में. 1970 टू 1980 में ग्रीन रेवोल्यूशन आई सभी सीट्स पर, सभी स्टेट्स में. 10 साल इंडिया की जीडीपी ग्रो हुई ड्यू टू एग्रीकल्चर सेक्टर और कुछ 90s में उसके नेगेटिव शॉर्टकमिंग्स हमें नजर आए ग्रीन रेवोल्यूशन के, और ये सब कुछ हुआ HYV सीड्स के कारण. Let's discuss this. Green revolution means a sudden increase in crop production achieved through deliberate and conscious efforts of an authorized body. अचानक नहीं हुआ,
अचानक से हुआ, बट ये प्लान था कि किया जाना चाहिए. Green Revolution in India was a direct consequence of the land reforms and HYV seeds. The two major effects of Green Revolution are a substantial rise in the food grain production and a rise in productivity. Production बहुत बढ़ी और productivity बहुत बढ़ी. Production मतलब in totality, productivity मतलब उतने ही land में ज़्यादा production होनी शुरू होगी. India witnessed the Green Revolution starting from 1967 to 68. In this year, food grain production increased by about 25%. Green Revolution in India marked by two phases, mid 60s to mid 70s. I was saying 60 to 70, 70 to 80. It should be 65 to 75, then 75 to 85. During this phase, Green Revolution was restricted mainly to rice and wheat. Growing areas of the country, namely Punjab, AP, TN. 75 to 85. During this phase, the Green Revolution spread almost the whole country and included almost all the crops. What are HYV seeds पे हम बाद में जाते हैं. What are the achievements of Green Revolution? क्या क्या अचीव किया हमने Green Revolution से? Increase in crop productivity. Crop production बढ़ी. Increase in area under cultivation. एरिया बढ़ा. जैसे पहले ये 3-4 थे, पहले हम 3 जगह काम करते थे, 2 जगह काम करते थे. अब हम ज़्यादा एरिया पे काम करने लग गए. शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल फार्मिंग. सेल्फ सफिशिएंसी से हम कमर्शियल फार्मिंग में चले गए, क्योंकि सरप्लस, प्रोडक्शन सरप्लस में चलेगी तो हम प्रॉफिट्स में चले गए, प्रॉफिट्स में चले गए तो बिजनेस करने लग गए. सेल्फ सफिशिएंसी. इंडियन इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट होगी. जैसे यूएसए ने मैं कहा था पाकिस्तान के साथ वॉर बंद कर दीजिए, अदरवाइज आपको फूड ग्रेन्स नहीं मिलेंगे. दैट हर्टेड. उस चीज़, इंडिया प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हर्ट हुई ये चीज़ उस प्लानिंग स्टेज पे. तो हमने उस पर और वर्क किया एंड 65 से 85 में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए. इस टाइम पे तो हम एक्सपोर्ट करते हैं फूड प्रोड्यूस. Crop productivity underwent a substantial increase. As an example of productivity was 5 times. कहाँ 663 kg होता था, अब 2938 kg हुआ. Use of scientific method of cultivation has reduced the time gap between sowing and harvesting. Accordingly, double cropping is now a standard practice. डबल काम होना शुरू हो गया. कहाँ 6 महीने में काम होता था, अब 3 महीने में काम होना शुरू हो गया. Third, a substantial rise in productivity has helped the commercialization of agriculture. Farmers are left with marketable surplus. जो चीज़ें यूज करने के बाद बिकती नहीं, मीन्स जो बना हमने यूज कर लिया, उसके बाद जो बचा वो बेच दिया. Leading to their growth and prosperity. This has led to a change in the farmers' outlook, and now for them agriculture is a profit-making venture. पहले प्रोडक्शन करते थे खाने के लिए, फिर प्रोडक्शन करने लगे बेचने के लिए. Self-sufficiency. India has now become self-sufficient in food grains production. From importer to food grains, it has become its exporter. This is what the advantages of Green Revolution. 1 minute, go through. Achievements को go through कीजिए, speed up. Speed up.
फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था वी वर थिंकिंग वी हैव अचीव्ड अ लॉट, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बट एक्चुअली बहुत फेलियर्स हुए, वो हमें बाद में रियलाइज हुए। वी रियलाइज इट ऑन अ लेटर स्टेज। क्या थी वो प्रॉब्लम्स? मैं फेलियर्स की जगह प्रॉब्लम्स वर्ड ज़्यादा बेटर कंसिडर करूंगा, क्योंकि फेलियर होते हैं जो हमने सोचा वो नहीं हुआ, पर ये हमने सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ होगी, सो ये उसकी शॉर्ट कमिंग्स होगी। While the nation had immensely benefited from Green Revolution, still it had failed in some fronts. Some notable failures are confined to food crops. हमारे पास जो HYV सीड्स थे वो मेजॉरिटी फूड ग्रेन्स के थे, और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए जो फार्मर्स को नॉलेज थी प्रोडक्शन की वो फूड ग्रेन्स की ही थी, तो हम कंप्लीटली उसी की प्रोडक्शन करते रहे। Green Revolution was confined to the production of wheat and rice only. It did not cover pulses. Besides this, progress in major commercial crops like cotton, jute, oilseeds, etc. remained very slow. 2. Limited coverage. पहले 10 साल बहुत ही कुछ स्टेट्स में कुछ क्रॉप्स में ही प्रोडक्शन हुई, so there was limited coverage. Green Revolution was practiced only in few states of India like Punjab, Haryana, Maharashtra, Tamil Nadu, Western Uttar Pradesh and some districts of Andhra Pradesh. Thus, it has widened regional inequalities. Third, inequality among farmers. जिन्होंने HYV सीड्स पे वर्क करना शुरू किया वो तो प्रॉफिट में चले गए, जिन्होंने नहीं किया, जिनको नॉलेज नहीं थी या कैपिटल नहीं थी या बहुत रिमोट एरियाज में थे, उन्होंने वो यूज़ नहीं किया और फार्मर्स के अंदर ही इनइक्वालिटी आनी शुरू हो गई। Only the big farmers were benefited from the application of new technology. This further increased the inequality among farmers, leading to the growth of capitalist farming in Indian agriculture. Fourth, undesirable social effects. The increasing use of farm machinery created the problem of surplus labor in the agriculture sector, क्योंकि disguised unemployment थी। लोगों को लगता था कि वो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो काम नहीं करते थे, वो प्रोडक्टिविटी में काम नहीं करते थे, तो इस वजह से वो अब अनएम्प्लॉयड होने शुरू हो गए। जैसे कि 2% काम कर रहे हैं, 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 टोटल कितने काम कर रहे हैं? 8%। जब हम यहाँ पहुँच गए तो हमें सिर्फ 4% की जरूरत है, बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटी कंबाइंड होगी, तो 4% हो गए अनएम्प्लॉयड, अनडिजायरेबल इफेक्ट। The increase in the use of farm machinery created the problem of surplus labor in the agriculture sector. Besides this, the big farmers or landlords found it more profitable to cultivate land themselves. Therefore, some of the landlords removed the landless farmers from their land. This led to a greater incidence of inequality among farmers. That is, poor farmers become more poor and rich farmers become more richer. 1 minute, read out the failures or the problems और वो फ्रंट्स जिस पे हम पीछे रहे इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। टेक योर टाइम, 1 minute, स्पीड अप। मूविंग ऑन, HYV सीड्स, ये वो सीड्स होते हैं जो जल्दी हार्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट करते हैं। इसमें कुछ साइंटिफिक ब्रीडिंग की जाती है of 2 crops to make it the better one. High yielding variety seeds are the better quality seeds which have a low maturity period. जल्दी बन जाते हैं।
आर हाईली प्रोडक्टिव एंड डिजीज रेजिस्टेंट, कम इंसेक्ट्स लगते हैं. The yield from these seeds exceeded by 25 to 100% as compared to yields from the normal seeds. The government encouraged the use of these seeds to increase crop productivity. Okay, debate over subsidies. What are subsidies? Subsidies होता है मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे चीज़ें प्रोवाइड करना. जैसे HYV सीड्स 100 रुपीज़ का है और फार्मर्स को बोलना आपको 80 रुपीज़ में मिलेगा, 20 रुपीज़ गवर्नमेंट पे करेगी. क्या ऐसी सब्सिडी देना ठीक है या नहीं? लेट्स मेक अ डिबेट. सम सेज यस, फार्मर्स ग्रो करेंगे, सम से नो. सब्सिडी इज बेसिकली अ पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स सो दैट चार्ज लेस फ्रॉम द कंज्यूमर्स. सब्सिडी एक पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को देती है ताकि वो कंज्यूमर से अल्टीमेटली कम चार्ज करे. To promote green revolution, the government offers subsidies to farmers on purchase of HYV seeds and the fertilizers, because when they purchase it, they make more production. Provision of subsidies to farmer is dependent on the following grounds. Dependent means yes, subsidy देनी चाहिए, subsidy देने के फायदे हैं. Subsidies provide an incentive to farmers to adopt the new HYV technology. Subsidies should be provided because farming in India is a risky business, mainly dependent on the monsoon. Because irrigation facility अभी भी हर जगह नहीं है. Most farmers in India are very poor and they will not be able to afford the required input without subsidies. Eliminating subsidies will increase the inequality between rich and the poor farmers. So हाँ, HYV seeds पर सब्सिडी देनी ज़रूरी है, but if you say नहीं, ज़रूरी नहीं है. Some economists believe that HYV technology has now been widely accepted. Subsidies should be phased out because the purpose has been served. HYV seed सभी यूज़ करते हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, अब क्यों गवर्नमेंट अपने ऊपर खर्चा डाल रही है? हटा दो सब्सिडी. Some economists argue that a substantial amount of fertilizer subsidy is benefiting the fertilizer industry, and among the farmers, the subsidy largely benefit the large farmers in the prosperous regions. इससे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल रहा है, ना कि अल्टीमेट कंज्यूमर को. Since the subsidy is not benefiting the targeting group, therefore it should be discontinued. Just for knowledge, अभी भी सब्सिडी दी जाती है by government to the farmers for using the HYV seeds and fertilizers. Giving you 1 minute, have a look on debate over subsidies. एक बार अच्छी तरह रीड आउट कीजिए. What is subsidy? Why it should be continued and why it should be discontinued. 1 minute. Have a minute to read out the topic. Okay, this is our agriculture sector. What we have इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, मिक्स्ड इकोनॉमी. वी फॉलो द मिक्स्ड इकोनॉमी. फिर हमने कॉमन गोल्स पढ़े 4, वो थे ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस. फिर हम 3 सेक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर कर चुके हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर हमने पढ़े, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या है? लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV सीड्स, सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस.
not disadvantages, the difficulties we got and still it is there. Now इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, मैं अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सिलेक्टेड करवा रहा हूँ। पेज नंबर 21 पे हम नीचे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी हम एग्रीकल्चर सेक्टर के क्वेश्चंस करेंगे। पेज नंबर 25 पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैंने एक टॉपिक करवाया है, अब देखेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बट एग्जाम में किस तरीके से बन के आते हैं। लेट्स डू दैट। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये वो सीड्स होती हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड कम होता है और इससे प्रोडक्टिविटी 25 to 100% इंक्रीज की है। HYV seeds are a better quality seeds which have a low maturity period, are highly productive and are disease resistant. The yield from these seeds exceeded 25 to 100% as compared to yields from the normal seeds. Clear? 20. What is marketable surplus? Marketable surplus क्या चीज है? मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है जब आप चीजें बना के अपने लिए यूज करके बेच सकते हैं और बेचने के बाद एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मार्केटेबल सरप्लस रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फार्मर एंड हिज सेल्फ सफिशिएंसी कंजम्पशन फ्रॉम दैट आउटपुट। फार्मर कभी ये नहीं करता प्रोडक्शन करके मार्केट में बेचता है फिर मार्केट से जाके खरीदता है, नो, वो पहले प्रोडक्शन करता है, फिर जितना उसने यूज कर लिया और जो बच गया, वो जो बच गया या तो नंबर 1 क्या करता है, वो यूज करता है, बेचता है मार्केट में, या एक्सपोर्ट करता है। दैट इज मार्केटेबल सरप्लस। इन अदर वर्ड, इट इज द पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोड्यूस दैट द फार्मर सेल्स इन द मार्केट। Next question, 50, page 31. Question number 50, page number 31. Explain the need and the type of land reforms implemented in the agriculture sector. बताइए क्या जरूरत थी लैंड रिफॉर्म्स बनाने की और किस टाइप के लैंड रिफॉर्म्स डाले गए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो मैं इन डिटेल नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ हेडिंग पढ़ रहा हूं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड इन योर सिस्टम वाज फीचर्स बाय इंटरमीडिएट्स कॉल्ड जमींदार्स, जागीरदार्स एक्सेट्रा। They collected rent from the actual tiller without contributing towards the improvement of the farm. This demotivated the actual tillers and resulted in the low productivity in this sector. Due to this reason, there is an urgent need for land reform policy. ये तो होगी जरूरत, लैंड रिफॉर्म्स की क्या जरूरत थी और क्या आई। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, जमींदार्स को हटा दिया गया। रेगुलेशन ऑफ रेंट, क्रॉप वैल्यू से 33% से ज़्यादा रेंट नहीं चार्ज कर सकते। लैंड सीलिंग, कोई रिच फार्मर इससे ज़्यादा लैंड नहीं ले सकता फार्मिंग के लिए। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे लैंड्स गवर्नमेंट को दे दो, वो उसको इक्वल लैंड आपको कहीं दे देगी इफ यू विश टू। एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, व्हाट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग, जैसे कमेटी डालना होता है, एक बंदे ने 10 गर्ल्स किट्टी डाल लेती हैं, बिजनेसमैन कमेटी डाल लेते हैं, दिस इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। एक फार्मर ने इतने पैसे डाले, एक फार्मर ने इतने पैसे डाले, एक फार्मर ने इतने पैसे डाले, पैसे डाल के एक मशीन ले ली, ट्रैक्टर ले लिया। Cooperative farming was encouraged to get benefit from the gains of consolidation of holding. 1 minute, have a look on this answer. 50. Answer number 50, 1 minute, have a look on that. Speed up. अभी 3 से 4 क्वेश्चन और करने हैं. We still have 15 minutes. Speed up.
Right. Question number 51. Question number 51. What is Green Revolution? Why was it implemented and how did it benefit the farmers? Green Revolution क्या है, इसे क्यों implement किया गया और इसे farmers से क्या benefit मिला? Green Revolution refers to the substantial, बहुत ज़्यादा increase in the production of food grains resulting from the use of HYV seeds and increased use of fertilizers, pesticides and irrigation facilities. It resulted in the increase in the crop yield needed to make India underline self-sufficient. इंडिया अपने आप पे हो गया, बाहर से कोई खाना मंगाने की जरूरत नहीं, फूड ग्रेन, वी आर डिपेंडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट नाउ, नॉट डिपेंडेंट. ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंप्लीमेंटेड. क्यों जरूरत थी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए? 1. फूड सिक्योरिटी. हमारे पास इतना फूड नहीं था जो कंजम्पशन के लिए रिक्वायर्ड हो. लो इरिगेशन फैसिलिटी. लैंड्स में हम सिर्फ मॉनसून्स पे डिपेंडेंट थे, बारिश आएगी तो प्रोडक्शन होगी, नहीं आएगी तो नहीं होगी. कन्वेंशनल मेथड्स. व्हाट आर कन्वेंशनल मेथड्स? पुराने मेथड्स, ट्रेडिशनल पुराने मेथड्स पे हम थे. अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है तो फूड की डिमांड बढ़ गई है, फूड की डिमांड बढ़ गई है तो हमें अपने मेथड नए करने पड़ेंगे. The colonial rule had made Indian agriculture suffer from low level of productivity, especially in food grains, as more emphasis during the colonial rule had been on cash crops, which served as the raw material to the British industries. This resulted in the shortage of food grains in India and made Green Revolution necessary to ensure food security for the population. Low irrigation facility. The land area under irrigation was only 17%. The major part of agriculture was dependent on rainfall or monsoon. And in case of scanty rainfall or delayed monsoon, crops were destroyed. बारिश नहीं आई, farmers खत्म, losses में. This caused low level of agriculture production and a means to need to overcome it. Conventional methods. The use of conventional input and absence of modern techniques led to low level of agriculture productivity. ग्रीन रेवोल्यूशन ने फार्मर्स को कैसे फायदा दिया? इंक्रीज इन इनकम, उनकी कमाई बढ़ गई. रिड्यूस्ड vulnerability of natural forces. Before the advent of green revolution, the farmers were very much affected by the fluctuation of climate. अब क्या हुआ, मानसून नहीं आया तो कोई बात नहीं, पुराना प्रॉफिट पड़ा है वो यूज कर लेंगे, या सरप्लस आ गया तो गवर्नमेंट को भेज देंगे. The various techniques of green revolution reduced their vulnerability. That means बहुत सेंसिटिव होते थे पहले फार्मर, फार्मिंग बहुत सेंसिटिव होती थी. एक साल बारिश नहीं पड़ी, पूरा इंडिया लॉस में. बट अब इतना रिस्क नहीं है ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन. एंड हेल्प देम टू हार्वेस्ट अ गुड क्रॉप इवन इन द एडवर्स कंडीशन. हैव अ लुक, स्पीड अप. Why green revolution was required and how it benefited the farmers. 1 minute. Have a look on that. Speed up. Okay, moving on. Question number 54 on page 32. Page number 32, question number 54. Explain the statement that Green Revolution enabled the government to procure sufficient food grains to build its stock that could be used during the times of shortage. Now, this is very interesting question. ग्रीन रेवोल्यूशन में इतनी प्रोडक्शन हो गई
कि गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक रखना शुरू कर दिया। व्हाट इज बफर स्टॉक? कि इतना स्टॉक कभी इमरजेंसी हो तो हम यूज कर लेंगे। तो फार्मर्स ने क्या किया, लोगों को सामान बेचना शुरू किया। लोगों को इतनी जरूरत नहीं थी, उनके पास सामान पड़ा रह गया। तो फार्मर्स ने, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपसे प्रोक्योर कर लेंगे ये सामान। तो फार्मर ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, गवर्नमेंट के पास सामान पड़ा रहा और वो चेंज होता रहा। जब दे सेल इन द मार्केट ड्यू टू इन सम राशन शॉप्स और समथिंग and give free to the below poverty line persons. Back to the topic. तो अब कभी इमरजेंसी आ गई, जैसे चाइना के साथ वॉर, पाकिस्तान के साथ वॉर, नोटबंदी, लॉकडाउन, गवर्नमेंट के पास इतना सामान पड़ा है कि हम बैठ के खा सकते हैं काफी महीनों तक। एंड दिस इज द बेनिफिट वी गॉट इन ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। 1965 से 1985 जो 20 साल हमने काम किया, उसका बेनिफिट अब हमें मिल रहा है। How did Green Revolution enable the government to procure sufficient food grains and build its buffer stock? The use of modern technology, extensive use of fertilizers, pesticides, HYV seeds, which together resulted in Green Revolution, led to an impressive rise in food grains production. The agriculture productivity and average yield per acre also increased considerably. तो जो इंडिया एक बैकवर्ड इकोनॉमी मानी जाती थी एग्रीकल्चर में, वो अब एक मॉडर्न इकोनॉमी के साथ काम बाहर आई है। द अदर मेजर्स accompanying green revolution such as development of marketing schemes, abolition the intermediaries and subsidized credit for farm investment also led to an increase of the level of marketable surplus. Self sufficiency हम प्रॉफिट की तरफ चले गए। All these factors contributed to high crop yielding, which enabled the government to procure sufficient food grains to build the buffer stock to be used in the times of shortages due to scanty rainfall. पता नहीं कब रेनफॉल हो रही है, या ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, fluctuated, delayed monsoon, drought and other natural calamities or man-made calamities also like war, depression, lockdowns. उस टाइम पे भी ये बफर स्टॉक काम आता है। स्पीड अप। वन मिनट गो थ्रू द आंसर जो हमने अभी आपको पढ़ाया बफर स्टॉक के रिगार्डिंग। Moving on, question number 56 on page 3333, question 56. Why, despite the implementation of Green Revolution, 65% of our population continued to be in agriculture sector till 1990? Green Revolution होने के बावजूद 1990 तक इंडिया के 65% लोग एग्रीकल्चर में डील करते थे। अब कम हो गए हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे 91 के बाद क्या हुआ है। पहले 75% थे, एवरी 75 आउट ऑफ 100 वर इन एग्रीकल्चर। ना आउट ऑफ 100 65, बहुत ही कम परसेंटेज डिक्रीज हुई, पर ग्रीन रेवोल्यूशन तो हुई है। व्हाट वाज द रीजंस व्हाई? Although with the advent of Green Revolution, Indian agriculture production increased substantially, that enabled India to attain the status of self-sufficiency in food grains. However, India failed to achieve structural transformation associated with economic growth and achievement. Productivity तो बढ़ गई, पर farmers अभी भी फंसे हुए हैं एग्रीकल्चर में। स्किल नहीं आई, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आए।
The industrial sector growth was not very significant during this period, and thus this sector could not provide employment opportunities to the surplus labor from the agriculture sector. अगर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर आएंगे, आई रिपीट, अगर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? सर्विस सेक्टर नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना अच्छा काम नहीं किया कि मेजॉरिटी वहां पे शिफ्ट कर जाए। 10% तो शिफ्ट कर गए और शिफ्ट नहीं कर पाए बिकॉज इतनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया फेल्ड टू जनरेट सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड एब्जॉर्ब एक्सेस एग्रीकल्चर लेबर। द स्लो ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी sector has been responsible for the majority of population to remain in the agriculture occupation. So जो farmers अपना बिजनेस, अपनी फार्मिंग छोड़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? या इंडस्ट्री में या सर्विस में। सर्विस में गए नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं की कि सभी ओवर लेबर इसके अंदर आ जाए, सरप्लस लेबर इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो जाए, सिर्फ 10% ही एब्जॉर्ब हो पाई। सो व्हाट वाज द मेन रीजन? The lower growth rate of industrial sector. The answer of 56 is lower growth rate of industrial sector. Speed up, 1 minute, read out कीजिए 56th answer, 1 minute, not more than that. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आप अपने लेवल पे पढ़ेंगे। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस अभी मत कीजिएगा क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर मैंने आपको करवाना है। कल इंडस्ट्रियल सेक्टर करेंगे, फिर सर्विस सेक्टर करेंगे, तभी आप बाकी क्वेश्चंस कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन 55, while subsidies encourage farmers to use new technology, they are a huge burden on government finances. Discuss the usefulness of subsidies in the light of this fact. 6 marker question. What is subsidy? गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा प्रोड्यूसर को देता है ताकि कंज्यूमर पर बर्डन कम पड़े। जैसे एक सिलेंडर 900 रुपए का है, एग्ज्यूम कीजिए एक सिलेंडर 900 रुपए का है, तो गवर्नमेंट कहेगी कि सिलेंडर आप 700 का बेचो कंज्यूमर को, तो प्रोड्यूसर कहेगा 200 का तो लॉस हो गया, गवर्नमेंट कहेगी हम देंगे। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? 200 गवर्नमेंट से लेगा, 700 कंज्यूमर से लेगा और 900 का सिलेंडर पड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब्सिडी। क्या ये अच्छी चीज है? यस, पर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। क्यों? जो लोग सिलेंडर अफोर्ड कर सकते हैं वो भी सस्ता लेते हैं। इसी तरीके से जो फार्मर महंगा ले सकते हैं HY सीड्स, वो सस्ता लेते हैं और गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। सब्सिडीज फार्मर्स को इनकरेज करती है नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, पर ये गवर्नमेंट पे बर्डन है। यस और नो? ऑब्वियसली यस। और फिर आप पहले लिखेंगे क्यों फार्मर्स को यूज करना चाहिए। पहले बताएंगे सब्सिडीज क्या होती है, द फर्स्ट पैराग्राफ इज दिस। फिर बताएंगे क्यों फार्मर्स को बेनिफिट मिलता है, कैसे मिलता है, और बर्डन कैसे है। हमने पढ़ा था डिबेट ओवर सब्सिडीज, ये एग्जैक्टली वही चीज है, द डिबेट ओवर सब्सिडीज। क्लियर? दिस क्वेश्चन यू विल डू। कल हम करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, द चेंज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।